देखो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक दो पॉइंट्स और बचे हुए हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो ये हम लोग नोट में चल रहे थे, पॉइंट नंबर 2 किया था लास्ट में, तो पॉइंट नंबर 3 में बढ़ते हैं और हेडिंग पड़ेगा इसमें एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है हीट इंजन और दूसरा इसमें जो स्टडी करेंगे दैट इज रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एक जवाब दो कि मैकेनिकल एनर्जी और हीट, ठीक है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? तो मैकेनिकल एनर्जी और हीट में सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों ही एनर्जी के एक फॉर्म है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग स्टडी करते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, वर्क डन, ये सारा मैकेनिकल एनर्जी है। और हीट में हम लोग स्टडी करते हैं कि जब बॉडी दो अलग अलग टेम्परेचर पे होती हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड हीट। जब भी फ्लो की बात आएगी तो जो अमाउंट फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग हीट बोल रहे हैं। एंड अगेन इट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट और वर्क दोनों एनर्जी के दो अलग अलग फॉर्म है। वर्क जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड है और हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड है। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है आपसे कि क्या हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? और अगर आंसर हाँ है तो उसका कोई एग्जांपल बताओ, बोलिए। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इफ यस देन गिव मी एन एग्जांपल। बताओ भाई। सर फ्रिक्शन जब लगता है तो फिर हाँ, ठीक बोल रहे हो। नॉर्मली जब फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन में भी स्पेसिफाई कर दो काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं तो हाथ रब करते हैं ना, तो जब हम लोग हाथ रब करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि हम लोग जब हाथ मूव करना चालू किया तो जो मैकेनिकल एनर्जी थी, उस मैकेनिकल एनर्जी को फ्रिक्शन की वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से हमने हीट में कन्वर्ट कर लिया। तो मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। और इनफैक्ट क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 100% एफिशिएंसी से पॉसिबल है। ये प्रोसेस 100% एफिशिएंसी से पॉसिबल है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास 4.2 जूल का मैकेनिकल वर्क है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 कैलोरी ऑफ हीट विदाउट एनी लॉस। ठीक है ना। और ये हम लोगों ने एग्जांपल लिखा कि ये जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल इज when kinetic friction performs some non-zero work। काइनेटिक फ्रिक्शन इनफैक्ट अगर लग भी रहा है ना तो वो नॉन जीरो वर्क परफॉर्म करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अब मुझे बताओ कि क्या हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? उल्टा बताओ, हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। यस सर, कर सकते हैं। कोई एग्जांपल दीजिए। सर स्टीम इंजन। हाँ, स्टीम इंजन। ठीक है ना। इनफैक्ट ना, कोई भी इंजन, अभी हमारे सामने जितने भी इंजन हैं उन सभी में हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल, कार, प्लेन, ठीक है, इन सभी में क्या हो रहा है? इन सभी में तुम ध्यान से देखो तो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो वो फ्यूल हो रहा है बर्न। तो फ्यूल बर्न होने से क्या मिल रहा है हमको? तो फ्यूल के बर्न से हमको मिल रही है हीट, और वो हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में समहाउ कन्वर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एन इंजन, एंड दैट इंजन इज कॉल्ड हीट इंजन। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में जाए तो दैट इज अ हीट इंजन। हीट इंजन का काम क्या है? वो हीट को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल वर्क में।
अब ध्यान से समझना कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 100% से कम होगी। मतलब इस केस में क्या होता है ना कि अगर एक्स अमाउंट हीट हुआ, मतलब मान लो 10 जूल का हीट मिला, तो उसमें से क्या होगा कि केवल 6 जूल जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा, बाकी जो 4 जूल है वो फिर से हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। अब होता क्या कि जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि जो डिसिपेट होगा वो हमको वापस से फ्यूल के फॉर्म में बन जाएगा, हमारे लिए तो वेस्ट ही हो गया ना वो। तो कोई भी हीट इंजन जब काम करेगा तो हीट इंजन का जो वर्किंग है वो रिलेटेड है किसी वर्किंग फ्लूइड से। वर्किंग फ्लूइड में कोई गैस हो सकती है, ठीक है। वो गैस क्या करेगी, गैस को जब हम हीट देते हैं, ध्यान से समझना, हीट को सॉरी, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का काम गैस का होगा। गैस को अगर हम हीट देंगे तो गैस एक्सपैंड होगी, गैस एक्सपैंड होगी तो ध्यान से देखो क्या मैकेनिकल वर्क मिल रहा है ना भाई, वो पिस्टन को डिस्प्लेस करेगी, पिस्टन डिस्प्लेस होगा तो उससे हमको वर्क आउटपुट मिलेगा। तो कोई भी हीट को कभी कभी भी हीट को हमें मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है तो इट इज एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। और हीट इंजन किसी ना किसी गैस सिस्टम पे ही काम करेगा। अब वो गैस सिस्टम कैसे काम करता है, तो गैस सिस्टम में क्या होता है कि वो जो गैस होगी उसको हम लोग किसी प्रोसेस के थ्रू ले जाएंगे, ठीक है। और वो प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो जैसे मान लो कि हम गैस को पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी ले गए, ध्यान से देखो, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में क्या होगा, ये गैस कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। एब्जॉर्ब क्यों कर रही है, क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, वर्क डन भी पॉजिटिव है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हमने फ्यूल बर्न किया, उससे हीट जनरेट हुई और वो हीट गैस ने एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन क्या होगा कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये सिचुएशन वापस इनिशियल पे भी आएगी, मतलब हमें उस गैस को वापस इनिशियल पोजीशन पे लाना पड़ेगा। जैसे पिस्टन का मूवमेंट है तो स्टार्ट होगा फिर वापस से एंड होगा, तो वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो जब ये गैस वापस पीछे आएगी, ध्यान से देखो, तो ये कुछ हीट रिजेक्ट करेगी, है कि नहीं, ऐसा बताओ। और जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन साइकिल जो होगा वो हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड के इक्वल बनेगा। बताओ, ये बात क्लियर है। लेकिन जो हीट रिजेक्ट हुई ना वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए तो वो वेस्टेज ही है। हमें तो ये है कि हमें वर्क डन कितना मिला और हमें हीट कितनी देनी पड़ी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W अपॉन Q एब्जॉर्ब। तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तो ये आया। अच्छा, अगर हम चाहें कि हीट में ही लिखना चाहें तो देखो W को लिख सकते हैं Q एब्जॉर्ब माइनस Q रिजेक्टेड और अपॉन Q एब्जॉर्ब। तो एफिशिएंसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एब्जॉर्ब। अब एफिशिएंसी 1 से हमेशा इसलिए कम इसलिए होती है क्योंकि क्या होगा ना, कभी भी किसी गैस के ऊपर जब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो हम ऐसा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, यानी रिजेक्ट ना हो रही हो। होगा क्या, गैस जब एक्सपैंड होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब तो हीट पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब हम उसको वापस इनिशियल पोजीशन पे लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ हीट रिजेक्टेड जरूर आएगा। अब वो जो हीट रिजेक्ट हुई है वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो एक तरह से वेस्टेज है, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है एफिशिएंसी की ये 1 से हमेशा कम आएगी निकल के। बताइए, इतनी बात जो मैंने बताई है क्लियर है, बोलो। यहां तक जो बातें मैंने बोली हैं क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं कि हीट इंजन में क्या होता है। तो नोट कर लो पहले यहां तक। हीट इंजन में क्या होगा, सपोज ये मैंने ले लिया हीट इंजन, और ये हीट इंजन एक सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जो सोर्स होगा वो होगा T1 टेम्परेचर पे और सोर्स हायर टेम्परेचर पे भी होगा। तो ये जो हीट इंजन है ये सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहां से जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसको हम लोग लिखना है Q एब्जॉर्ब।
और उसके बाद क्या होगा कि जब ये गैस अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच रही होगी तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ये कुछ हीट रिजेक्ट भी करेगी। तो हीट रिजेक्ट जो है वो सिंक में होगा, और सिंक जो होगा वो T2 टेम्परेचर पे होगा, एंड दैट विल बी एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, दैट वुड बी एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ जितना हीट रिजेक्ट हुआ इनका जो डिफरेंस होगा वो हमको मिलेगा वर्क डन के फॉर्म में। और यही वर्क डन है जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू रिजेक्टेड, क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू रिजेक्टेड। ये तो ब्लॉक डायग्राम हो गया हीट इंजन का। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, यानी T2 जो है वो T1 से छोटा है। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर भी काफी कुछ ऐसे ही काम करेगा। मैं पूरा ये पूरा डायग्राम तुम देखो तो मैं कॉपी कर ले रहा हूं। रेफ्रिजरेटर जो है वो भी इसी तरह से काम करेगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर में अगर तुम देखो ध्यान से तो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में क्या फर्क होगा। रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में क्या फर्क होगा बताओगे। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंपल पहले ये बात बताओ, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग क्या है। रेफ्रिजरेटर एक पर्टिकुलर सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और उसको दूसरे सोर्स पे हीट फेंक देता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस नेचुरल हीट फ्लो के अगेंस्ट है। नेचुरल हीट फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और रेफ्रिजरेटर काम करता है ऑपोजिट टू नेचुरल फ्लो। रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर से हीट लेता है और उसको हायर टेम्परेचर पे रिजेक्ट करता है। होता है ऐसा या नहीं बताओ। तो फर्क सिर्फ इतना है कि रेफ्रिजरेटर में सोर्स लोअर टेम्परेचर पे होगा और सिंक हायर टेम्परेचर पे होगा। तो ये काम अपने आप नहीं हो पाता है, मतलब अपने आप नहीं होगा कि लोअर से हीट ले और हायर प्रोजेक्ट करे। इसके लिए हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम। समझना ध्यान से, वर्क डन ऑन दी सिस्टम मतलब इस बार ये जो W है ये हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और इस बार अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो उसको लिखेंगे ऊपर वाले डायग्राम में हीट इंजन में, तो उसको लिखेंगे Q एब्जॉर्ब इज इक्वल टू W प्लस Q रिजेक्टेड। मतलब हमने जो एनर्जी दी उसमें से W अमाउंट का वर्क डन हमको मिला, बाकी हीट रिजेक्ट हो गई। और नीचे वाले केस में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखें तो लिखेंगे Q एब्जॉर्ब प्लस W इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड। ऊपर वाला जो W है ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब ये गैस वर्क परफॉर्म कर रही है और यही वर्क डन हमको मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। दिस इज मैकेनिकल आउटपुट। ठीक है, और ये जो W है ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम होने की वजह से ये हमको मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। दिस इज मैकेनिकल इनपुट। अब तुम कहोगे सर रेफ्रिजरेटर में तो ऐसा कोई मैकेनिकल इनपुट होता नहीं कि हम लोग जो है लगे हुए हैं हैंडपंप की तरह। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें हम यूज करते हैं कंप्रेसर। सुना है कंप्रेसर का नाम, एसी और रेफ्रिजरेटर इन दोनों में यूज होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम यही है, कंप्रेसर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंप्रेस करता है, इसीलिए उसका नाम कंप्रेसर है। जब गैस को कंप्रेस करेगा तो गैस का वर्क डन निगेटिव आएगा और आउट जो बाहर का वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये एक तरह से मैकेनिकल इनपुट हुआ, तभी उसका नाम बोलते हैं कंप्रेसर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एफिशिएंसी नहीं डिफाइन करते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं कि हमको कितना वर्क डन मिला और हमें कितना एनर्जी देना पड़ा, और ये वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। तो हीट इंजन के केस में हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि उसने कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है उसने कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया और हमको कितना वर्क देना पड़ा। अगर उसने ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट किया और हमको कम वर्क देना पड़ा है तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल के आती है Q एब्जॉर्ब अपॉन, अब देखो W को क्या हम लोग लिख सकते हैं Q रिजेक्टेड माइनस Q एब्जॉर्ब, क्योंकि इस केस में Q रिजेक्टेड ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन Q रिजेक्टेड अपॉन Q एब्जॉर्ब माइनस 1। इतना नोट कर लो पहले यहां तक जो फॉर्मूले निकल के आए हैं, और कोई डाउट है तो पूछिए अभी। तो एक्चुअली ये दो फॉर्मूले हमको ध्यान रखने हैं, एक तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे हीट इंजन के केस में, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये हम लोग निकालेंगे रेफ्रिजरेटर के केस में, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को एक पर्टिकुलर साइकिल है जिसके लिए एफिशिएंसी निकालनी है, और उसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दैट इज कार्नोट साइकिल। देखो साइकिल कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल हो सकती है, उस थर्मोडायनेमिक साइकिल में आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक इस तरह के कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। साइकिल का सिंपल मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घूम के हम वापस उसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और उसमें दो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। देयर आर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो कैसी साइकिल है, देखो इसमें ध्यान से, इसमें एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग। तो इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेते हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जरा ये डायग्राम सही से देखना। ये मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है, प्रोसेस ए, बी, सी, डी, ए। इसमें ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए, जिसमें T1 हायर टेम्परेचर लिया था पहले और T2 लोअर टेम्परेचर लिया था। तो इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी डी, ध्यान से देखो तो आइसोथर्मल है, और BC और DA इसमें एडियाबैटिक है। BC और DA इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हमें इसमें ये बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो कोई भी हीट नहीं आएगी यानी BC और DA में कोई हीट नहीं है। AB प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और CD प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होगी। देखो ध्यान से, AB में हीट एब्जॉर्ब होगी और CD में हीट रिजेक्ट होगी। तो एब्जॉर्ब हीट कैसे निकालेंगे? तो पहले AB का हीट निकालते हैं। तो AB का हीट कैसे निकालेंगे? तो QAB होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैसे निकालते हैं? हीट वर्क डन के बराबर होती है, तो ये होती है nRT ln ऑफ VB अपॉन VA। और QCD क्या होगा? QCD होगा nRT ln ऑफ VD अपॉन VC। ये दोनों बताओ, कोई डाउट इन दोनों इक्वेशन में? देखो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, समझना, और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो जब वो नेगेटिव आएगी ना, तो नेगेटिव आने का मतलब ही है कि वो हीट रिजेक्टेड है, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना जब हम लोग बोलेंगे क्यू एब्जॉर्ब, तो क्यू एब्जॉर्ब का मतलब होगा क्यू ए बी की वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं क्यू रिजेक्टेड, तो क्यू रिजेक्टेड में हम लोग माइनस क्यू सी डी लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन उसमें ऑलरेडी आ गया ना, तो उसको हटाने के लिए हम एक माइनस और लगा देंगे, तो क्यू रिजेक्टेड बनेगा माइनस ऑफ क्यू सी डी। ठीक, इसके अलावा एडियाबैटिक प्रोसेस बीसी के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखना जरा ध्यान से, तो हम इसको लिखेंगे टी बी वी बी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी सी वी सी टू दी पावर गामा माइनस वन। ये हो गया बीसी प्रोसेस के लिए। और इसी तरह से टी बी और टी सी को टी वन टी टू लिख देते हैं, टी वन एंड टी टू। और ए डी के लिए लिखें इसी तरह से, तो टी वन वी ए टू दी पावर गामा माइनस वन इज टी टू वी डी टू दी पावर गामा माइनस वन। ये हो गया डी ए के लिए। तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि वी बी अपॉन वी ए इक्वल होगा वी सी अपॉन वी डी के। तो जब हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी होगी वन माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब, तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा वन माइनस एन आर टी टू अपॉन एन आर टी वन। भाई ऊपर आएगा एल एन ऑफ वी सी अपॉन वी डी, और नीचे आएगा एल एन ऑफ वी बी अपॉन वी ए। तो ये तो इक्वल ही है ना, तो यहाँ से एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस टी टू बाई टी वन। प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है। बोलिए प्रूफ कैसे किया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रूफ कैसे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है कार्नोट साइकिल के लिए, ठीक है ना। और ये भी चाहो तो ध्यान रखो कि क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब जो है, अगर कार्नोट साइकिल है तो टी टू अपॉन टी वन के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में ही काम करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई रेफ्रिजरेटर वाला साइकिल कार्नोट पे बेस्ड हो। ध्यान रखना अगर हीट इंजन होगा तो हीट इंजन क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर हीट इंजन है तो हीट इंजन के केस में W साइकिल पॉजिटिव होना चाहिए, और W साइकिल पॉजिटिव होने का मतलब है क्लॉकवाइज होनी चाहिए साइकिल। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर के केस में वर्क डन बाई सराउंडिंग होता है, यानी वर्क डन बाई सिस्टम निगेटिव होना चाहिए, तो उस केस में वही साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये दोनों में और एक फर्क आएगा। हीट इंजन के केस में हमें वर्क डन मिलता है, वर्क डन बाई सिस्टम होता है, और रेफ्रिजरेटर के केस में हमें वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है। बोलिए एफिशिएंसी निकालने का प्रोसेस जरूर इंपॉर्टेंट है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसका मतलब यही है कि हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कौन कौन से प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्टेड हीट और एब्जॉर्ब हीट का कैलकुलेशन करना है। एक बार देखो ध्यान से, कुछ डाउट है तो पूछिए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये है, देखिए देख लो इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले ये देख लो कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसमें हीट पॉजिटिव है और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसमें हीट नेगेटिव है। तो अगर तुम ए बी प्रोसेस देखोगे तो ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो आइसोकोरिक में वर्क डन तो जीरो होगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब है कि क्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसी तरह बीसी में देखोगे तो बीसी में भी हीट एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये आइसोबारिक है। सीडी में हीट रिजेक्ट होगा और डीए में भी हीट रिजेक्ट होगा। तो दो प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और दो प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है, और हमको हर एक हीट का वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल ये है क्वेश्चन, ऐसे समझो तो देखो क्यू ए बी क्या लिखेंगे। क्यू ए बी कैसा प्रोसेस है, ए बी आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में हीट का वैल्यू होता है
एन सी वी डेल्टा टी। तो एक काम करो, डेल्टा टी लिखने के लिए अगर हम यहाँ का टेम्परेचर टी नॉट ले लें तो क्या यहाँ का टेम्परेचर 3 टी नॉट होगा, यहाँ का टेम्परेचर 6 टी नॉट होगा और यहाँ का टेम्परेचर 2 टी नॉट होगा। इसमें कोई डाउट? क्यों भाई? एन को एन रहने दो, सीवी की जगह हो जाएगा, मोनोटॉमिक है तो 3r/2 और डेल्टा टी की जगह आएगा 2 टी नॉट। इसी तरह से क्यू बी सी निकालेंगे तो क्यू बी सी होगा एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि वो आइसोबारिक प्रोसेस है। एन को एन रहने दो, सीपी की जगह 5r/2 और डेल्टा टी की जगह माइनस ऑफ नहीं प्लस का ही रहेगा, डेल्टा टी की जगह 3 टी नॉट। देखो तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्यू एब्जॉर्ब मिल जाएगा। इसके बाद क्यू सी डी निकालेंगे तो क्यू सी डी अगेन एन सी वी डेल्टा टी होगा, सब वैल्यू साइन के साथ रखना। तो एन सी वी की जगह 3r/2, डेल्टा टी की जगह देखोगे तो -4 टी नॉट आएगा, तो ये माइनस में निकल जाएगा अपने आप। और क्यू डी ए निकालेंगे तो क्यू डी ए बनेगा एन सी पी डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एन सी पी की जगह होगा 5r/2 और डेल्टा टी की जगह आएगा -टी नॉट। तो इन दोनों को ऐड करोगे ना तो हमें क्यू रिजेक्टेड मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना क्यू रिजेक्टेड लिखते समय हम माइनस हटा देंगे, नहीं तो फिर वो एफिशिएंसी 1 से बड़ी हो जाएगी ना। तो क्यू एब्जॉर्ब कितना आएगा, क्यू एब्जॉर्ब आएगा प्लस का क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी, तो ये कितना बनेगा लगभग लगभग बताओगे? ये आएगा 3 + 15/2। क्यों? तो ये आ रहा है 21/2 एनआर टी नॉट। और क्यू रिजेक्टेड क्या होगा? क्यू रिजेक्टेड माइनस का क्यू सी डी प्लस क्यू डी ए होगा। तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये बनेगा 6 + 5/2, तो ये वैल्यू आएगी 17/2 एन आर टी नॉट। तो यहाँ से अगर हम ईटा निकालें 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब, तो ये आएगा 1 - 17/21, तो ये आ रहा है 4/21। तो 4/21 अगर कैलकुलेट करोगे तो इट इज 19% आ रहा है। देखो ये कार्नोट साइकिल नहीं है, ये कोई भी जनरल साइकिल है। ये कार्नोट साइकिल नहीं है, ये कोई भी जनरल साइकिल है। बोलिए क्लियर है क्वेश्चन या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है। बताना है, हो गया? एफिशिएंसी दी हुई है तो देखो क्यू एब्जॉर्ब वाले हीट होंगे जो पॉजिटिव है, यानी 1915 + 125, और क्यू रिजेक्टेड कौन से होंगे तो जो नेगेटिव वाले हैं, यानी 40 + क्यू। और कह रहे हैं कि एफिशिएंसी 50% है, यानी कि 1 - क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, तो 40 + क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1915 + 125। तो यहाँ से क्यू कितना आता है? 980 जूल। बोलिए यस सर 980। कर लिया ना सभी ने? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए,
भाई रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन उसने ये तो बताया ना कि कार्नोट इंजन जो है उसमें 1/10 जो है, अगर वो इंजन की तरह यूज होता है तो उसकी एफिशिएंसी 1/10 होती है। तो हमको मालूम है कि अगर ये इंजन की तरह यूज होता तो इसकी एफिशिएंसी लिखते 1 - Q रिजेक्टेड अपॉन Q एब्जॉर्ब, एंड दिस इज गिवन एज 1/10। तो यहाँ से Q रिजेक्टेड अपॉन Q एब्जॉर्ब का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये वैल्यू आएगा 9/10। बोलिए अब हमको निकालना क्या है? यहाँ पे हमको निकालना है यहाँ पे वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है। तो ये बताओ, वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, क्यू रिजेक्टेड दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना बनेगा बताओ? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिखा था? 1 - 1 अपॉन 9/10। तो इसको हम 10/9 कर देंगे क्योंकि रिवर्स हो जाएगा ना, 10/9 - 1, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। तो देखो क्या बनेगा, क्यू एब्जॉर्ब की वैल्यू 90 जूल आ जाएगी। ये जो लिखा है दिस इज फॉर इंजन। अगर यही चीज रेफ्रिजरेटर में जाएगी तो बस पलट T1 का T2, T2 का T1 ही तो हो जाता है, और क्या होता है बताइए? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कह रहा है 2 कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। इंजन ए रिसीव्स हीट्स फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 600 केल्विन इन रिजेक्ट हीट टू अ टेम्परेचर T। ठीक है, यानी ए क्या कर रहा है, ए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 600 केल्विन से और रिजेक्ट कर रहा है T केल्विन पे। फिर इसके बाद इंजन बी रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाई ए, मतलब ए जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो बी एब्जॉर्ब कर रहा है और बीच में टेम्परेचर T है, एंड रिजेक्ट हीट टू अ रिजर्वायर एट 100 केल्विन। मतलब यहाँ से Q1 हीट ली गई, यहाँ Q2 दी गई और ये Q3 दी गई। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है, उसका रेशियो बताना है। तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, क्यों भाई? एफिशिएंसी ए का क्या लिखेंगे, 1 - T अपॉन 600। तो ये हो जाएगा 1 - T की वैल्यू भी दी हुई है, क्यों भाई? 1200/7 डिवाइडेड बाई 600 कितना आएगा ये, 1 - 2/7, तो ये आएगा 5/7। और ईटा बी निकालेंगे अगर तो ये होगा 1 - 100 अपॉन T। तो ये हो जाएगा 1 - 100 अपॉन 1200/7। तो ये आएगा 1 - 7/12। तो ये आ रहा है 5/12। तो ईटा बी अपॉन ईटा ए, तो ये हो रहा है 5/12 अपॉन 5/7। तो ये 7/12 आ रहा है, बी आ रहा है, सही बात है। क्यों भाई? बी आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ठीक ठीक है, तो 1 अपॉन में कंफ्यूजन हो गया, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? बोलिए। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें है,
पॉइंट नंबर 4, उसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला है वो तुम ध्यान रखो, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए, एंड दैट इज मीन फ्री पाथ ऑफ गैस molecules, mean free path of gas molecules. And what is mean free path of gas molecules? mean free path का मतलब है average distance between two successive collisions. Average distance between two successive collisions. ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल जब चल रहा है तो एक से टकराया है, दूसरे से टकराया है, तो दोनों के टकराने के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमको जो ध्यान रखना है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू RT अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई d स्क्वायर Na इंटू पी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, जिसमें RTP तो वही सारे हैं, गैस के पैरामीटर्स हो गए। D यहाँ पे डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, और Na यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, बाकी P अपॉन RT को हम चाहें तो P अपॉन RT को N अपॉन V भी लिख सकते हैं, एक ही बात है गैस इक्वेशन से। तो ये तो हो गया मीन फ्री पाथ, और कई बार निकालना होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो टाइम का मतलब होगा डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कवर हो रही है एवरेज स्पीड से। तो ध्यान से देखना, लैम्डा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, या ऐसे ही छोड़ दो, जब जरूरत पड़ेगी तो आगे सॉल्व कर लेना। लैम्डा अपॉन वी एवरेज, वी एवरेज कौन सी एवरेज वेलोसिटी यूज करनी है, तो इसमें हमको यूज करनी है अंडर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला और याद रखना है तुमको, मीन फ्री पाथ एंड टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स का। ठीक है, क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4, करो ट्राई इसको। एक्चुअली इसमें एक चीज और ध्यान से नोट कर सकते हो, ये जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा है ना मीन फ्री पाथ का, इसको तुम्हें फॉर्मूला एक्चुअली इस तरह से होता है, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई d स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब देखो Na इंटू पी है जैसे ध्यान से, तो P अपॉन RT की जगह हम लोग N अपॉन V कर रहे हैं, तो अगर P अपॉन RT की जगह N अपॉन V करें तो ये हो जाएगा Na इंटू N अपॉन V, और N को हम लोग लिख सकते हैं N अपॉन Na इंटू V। बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये बताओ पहले। Na इंटू P अपॉन RT की जगह N अपॉन V लिखा है, और N को लिख दिया N अपॉन Na, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ना N अपॉन V, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम चाहें तो ये फॉर्मूला केवल उसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे ये वाला N होता है NV, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा जाना पहचाना नहीं होता है इसलिए मैंने ये वाला नहीं बताया फॉर्मूला, बट बेसिक फॉर्मूला ये है, जिसमें NV क्या है, NV है यहाँ पे, NV इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग कैपिटल N अपॉन कैपिटल V लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों फॉर्मेट में याद रखो। देखो करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। देखो इस केस में पहले वो सिलेंडर पे है 2 एटमॉस्फेयर और 300 केल्विन पे, तो मीन फ्री टाइम उसका दिया हुआ है, बाद में प्रेशर भी डबल कर रहे हैं
और टेम्परेचर 500 कर रहे हैं। अब इसका मतलब एक बात ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुम्हें पढ़ के ये समझना होगा कि वेसल का वॉल्यूम फिक्स है कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे प्रेशर डबल कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर भी डबल होता तो हम बोल सकते थे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हमें टेम्परेचर प्रेशर वाला जो बेसिक फॉर्मूला है वो स्टडी करना होगा। बेसिक फॉर्मूले में ये टी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ये वाला कह सकते हो। तो अगर हम इस फॉर्मूले से चलें तो लैम्डा की वैल्यू है आर टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन ए इंटू पी। तो ध्यान से देखो, तो ये टी अपॉन पी के प्रोपोर्शनल होगा। और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो लैम्डा अपॉन वी एवरेज होता है। तो तुम ध्यान से देखो, तो क्या ये टी अपॉन पी के प्रोपोर्शनल है और ये रूट टी के प्रोपोर्शनल है, तो ये अंडर रूट टी अपॉन पी के प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल T1 अपॉन कैपिटल T2 इंटू P2 अपॉन P1। तो यहाँ से हमें T1 पता है, T1 है 6 इंटू 10⁻⁻8 और T2 हमको निकालना है, इक्वल टू T1 अपॉन T2 करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300 अपॉन 500 और P2 अपॉन P1 करेंगे तो ये 2:1 आएगा। तो यहाँ से बताओ T2 कितना आता है निकल के। T2 देखो यहाँ से कितना आता है निकल के, कर लो सॉल्व। तो ये आंसर ए पार्ट आना चाहिए, 4 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। बताइए क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर। क्लियर है। नेक्स्ट एक और देखो इसमें, नेक्स्ट देखो इस केस में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, लैम्डा की वैल्यू जब हम लिखेंगे ना, उसने वेसल के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी वेसल फिक्स कर रखा है। और अगर वेसल फिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेगा, यानी लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इस बार। और लैम्डा कांस्टेंट रहेगा तो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स लैम्डा अपॉन वी एवरेज होता है। तो ये इस बार जो है 1/√T के प्रोपोर्शनल बनेगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? उसने वेसल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो अपने आप से हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। यानी वेसल फिक्स है, फिक्स वेसल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो प्रेशर भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तो P अपॉन टी नहीं चेंज होगा। बात समझ में आई या नहीं? लैम्डा को तुम अगर उस फॉर्मूले से लिखते हो कि नहीं, लैम्डा हम ये वाला लिखेंगे RT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर NA इंटू पी। तो अगर वेसल फिक्स है ना तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। प्रेशर खुद उसका टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रेशर में भी एक टेम्परेचर आएगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं बनेगा मीन फ्री पाथ का। ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पे, पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो तो चेंज हो नहीं रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं, केवल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो केवल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केवल उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में इतना ही है, खत्म होता ही चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से था ये।